आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ टीजीटी पीजीटी आर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सौंदर्य शास्त्र के पहले पार्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है सौंदर्य शास्त्र और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विजन एंड डिजाइन पुस्तक रोजन फ्राई के द्वारा लिखी गई थी। रोजन फ्राई का जन्म 14 दिसंबर रोजन फ्राई का जन्म 14 दिसंबर 1866 को लंदन में हुआ था। इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रोजन फ्राई का जन्म 14 दिसंबर 1866 को इनका लंदन में हुआ था। नेक्स्ट, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? किसने कहा कला एक सहज ज्ञान है? तो बी क्रोचे का यह कथन है। कला एक सहज ज्ञान है, इसको बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा है। और कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, इसको भी क्रोचे ने ही कहा था, अर्थात यह भी क्रोचे का ही कथन है। और कला सत्य की अनुकृति है, इसको प्लेटो ने कहा था। ये सब भी नोट कर लीजिएगा। कला अनुकरण है, यह अरस्तु का कथन है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आगे संभवतः इन प्रश्नों पर चर्चा भी करूंगा। तो चलिए आगे। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर गॉटियल्स बामगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो सौंदर्य शास्त्र के जनक भी बामगार्टन को ही कहा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक जी संतायाना है। जी संतायाना है। इन्होंने द लाइफ ऑफ रेसन पुस्तक भी लिखा है। इनकी एक और पुस्तक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, द लाइफ ऑफ रेसन। लाइफ ऑफ रेसन। यह भी प्रश्न पीजीटी में पूछा जा सकता है, टीजीटी में नहीं। द लाइफ ऑफ रेसन पुस्तक भी किसकी है? जी संतायाना की। नेक्स्ट, इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? तो अभिनव गुप्त ने शांत रस को जोड़ा था। तो अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस शांत रस है। नेक्स्ट, रीत सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? रीत सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य वामन ने किया था। आचार्य वामन ने रीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? तो हम किसी वस्तु की सौंदर्य को कैसे देख सकते हैं? इंद्रिय संवेदना। किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए इंद्रिय संवेदना सहायक होती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में वस्तु जगत के बिंब बनते हैं, जैसे रूप का बिंब, रंग का बिंब, ध्वनि का बिंब आदि। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम,
इत्यादि, रघुवंशम इत्यादि पुस्तकों को लिखा है। और महाकवि भास की आगे की पुस्तकों पर भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की पुस्तक है। आगे भी बहुत सारे पुस्तकों के लेखकों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे काव्य शास्त्र और अलंकार सिद्धांत के रचनाकार कौन थे? आचार्य भामह। अलंकार और काव्य शास्त्र की रचना आचार्य भामह की है। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया था। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त का है। इन सबको भी नोट करते जाइए कि ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दिया था। चूंकि यहाँ लिखने के लिए स्पेस कम है और पेन है नहीं, तो उंगलियों से लिखने में इन सारे प्रश्नों को कठिनाई होगी, तो इसलिए आप लोग हमारी वॉइस को सुनकर नोट कर लीजिए। तो अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दिया था। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया था। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया था। और मुक्तिवाद या भुक्तिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन भट्टनायक ने किया था। इन सारे प्रश्नों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे के परीक्षाओं में टीजीटी और पीजीटी में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? तो विरेचन का सिद्धांत अरस्तु से संबंधित है। विरेचन सिद्धांत या कैथार्सिस अरस्तु द्वारा दिया गया कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविज्ञान का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। तो विरेचन का सिद्धांत अरस्तु से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट की रचना इमैनुअल कांट ने की थी। इमैनुअल कांट की रचना है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। और द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी पुस्तक को विलियम होगार्थ ने द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी पुस्तक की रचना की थी। और एक पुस्तक और महत्वपूर्ण है, वह भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। चूंकि स्पेस नहीं है तो इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक की रचना ओकाकुरा ने की थी। ओकाकुरा, इसको नोट कर लीजिएगा कि ओकाकुरा ने आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक की रचना की थी। यह प्रश्न पीजीटी में पूछे जा सकते हैं और कई बार पीजीटी और आरपीएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं और यूपी जीआईसी एलटी के भी फाइन आर्ट में भी यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो समानुभूति की अवधारणा को थियोडोर लिप्स ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? आन मोनार्की ग्रंथ की रचना दांते ने की थी। आन मोनार्की एक राजशाही पुस्तक है। आन मोनार्की एक राजशाही पुस्तक है और इसकी रचना दांते ने किया था।
दांते की एक और पुस्तक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनकी एक और पुस्तक है, उसको हम डिवाइड, इनकी एक और पुस्तक है दांते की। दांते आन मोनार्की के अलावा डिवाइन डिवाइन आन मोनार्की की एक और ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको हम डिवाइन कॉमेडी के नाम से जानते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि आन मोनार्की दांते की रचना है और दांते की ही एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको डिवाइन कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। तो पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्नों में इसका जिक्र किया था कि ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंद वर्धन ने किया था। और अनुमितिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन भी चर्चा कर चुके हैं, शंकुक ने किया था। भुक्तिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन भट्टनायक ने किया था। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? आचार्य भामह थे। इसको भी हमने उस पे पिछले वाले प्रश्न में चर्चा किए थे। और अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दिया था। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिए और इसको याद करते चलिए, तभी आप परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि आयोग कहाँ से प्रश्न पूछ लेगा, इसकी जानकारी हमें आपको नहीं है। तो जितना हो सके उतनी गहराई से प्रश्नों को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, याद करिए, तभी सफलता मिल सकती है। तो इसलिए मैं जितने प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ उन सारे प्रश्नों को भी आप लोग नोट करते चलिए, तभी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट, सौंदर्य अंग है। सौंदर्य किसका अंग है? दर्शन शास्त्र का। सौंदर्य दर्शन शास्त्र का अंग है। और सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन थे? बामगार्डन। ठीक। नेक्स्ट, कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है? तो कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, यह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का कथन है। तो इसका उत्तर होगा ब। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने के अनुसार कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। ठीक। वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। ठीक। नेक्स्ट, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, किसका कथन है? तो सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, यह एमर्सन ने कहा था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। एमर्सन का जन्म 1856 में अमेरिका में हुआ था। 1856 में अमेरिका में हुआ था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और अगर एमर्सन की प्रोफाइल पूछेगा तो एमर्सन क्या थे? एमर्सन का संबंध लेखन, एमर्सन एक लेखक थे, वकील थे और राजनीतिज्ञ भी थे। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि एमर्सन का जन्म 1856 में अमेरिका में हुआ था और एमर्सन लेखक, वकील और राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक। नेक्स्ट, सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की
विचारधारा है? विरोधी विचारधारा। सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा विरोधी विचारधारा है। समान विचारधारा नहीं हो सकती, आंशिक रूप से समान विचारधारा भी नहीं हो सकती। ठीक, तो इसका उत्तर होगा विरोधी विचारधारा। नेक्स्ट, इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? तो इमैनुअल कांट के जो सिद्धांत था वह अंतर्ज्ञान से संबंधित था, तो इसलिए इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार अंतर्ज्ञान होगा। ठीक, नेक्स्ट, सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है? सुकरात का जन्म स्थान यूनान में हुआ था। सुकरात का जन्म यूनान में हुआ था और यह एक महान दार्शनिक थे। इन्हें पश्चिम दर्शन का जनक भी कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि इन्हें पश्चिम दर्शन का जनक भी कहा जाता है, सुकरात को। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। दार्शनिक अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का अरस्तु था। ठीक, ये तीनों दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, तीनों का संबंध यूनान से ही था। अगर प्रश्न में पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है, अगर 3 ठो विकल्प दिया रहेगा कि प्लेटो, सुकरात और अरस्तु, उसके बाद उपर्युक्त सभी, तो उसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक मैक्स वेरदीमर है। मैक्स वेरदीमर दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो रूपवाद का प्रवर्तक रॉजर फ्रे थे। नेक्स्ट, रॉजर फ्रे का जन्म या रोजन फ्राई का जन्म 14 दिसंबर 1866 को हुआ था। ये पहले वाले वीडियो में हम इसका चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है। तो इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार मनोविज्ञान है। इच्छा पूर्ति, इच्छा मन से उत्पन्न होती है, इच्छा का संबंध मन से है, तो इसलिए इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार भी मनोविज्ञान है। नेक्स्ट, किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है? किसने कहा कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य से है? तो हीगल या हीगेल। अमूमतः इनका नाम हीगल ही आता है, लेकिन कहीं कहीं हीगेल भी है, तो इससे भ्रमित मत होइएगा। और इसका सही उत्तर हीगल या हीगेल है। हीगेल ने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा था। हमने पहले वाले इसके वीडियो में इस पे चर्चा की थी कि काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, जिसमें से काव्य कला सबसे उच्च कला थी और वास्तुकला सबसे निम्न कला थी। तो हीगेल एक जर्मन दार्शनिक थे और इन्होंने ही सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। नेक्स्ट,
जॉन रस्किन ने किस कलाकार के प्रशंसा में जॉन रस्किन ने किस कलाकार के प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी थी? तो जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका उत्तर होगा टर्नर। नेक्स्ट, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हमने पहले वाले प्रश्नों में इसका चर्चा किए हैं कि अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य भामह ने किया था। ध्वनिवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया था। और भरतमुनि की पुस्तक थी, उसके विषय में भी नाट्य शास्त्र इनकी पुस्तक थी, उसके विषय में भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की है। तो आप लोग सारी वीडियो को देखिए और मैं जितने भी प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ उन सभी प्रश्नों को भी नोट करिए और उसको फिर याद करिए, उसको समझिए, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता के लिए किया गया संघर्ष जितना कठिन होगा उसके बाद मिलने वाली सफलता में उतना ही अधिक आनंद होगा। तो इसलिए संघर्ष कठिन कीजिए ताकि अपने सफलता का उत्सव मना सके। ठीक। नेक्स्ट, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेस्को विधि का प्रयोग भित्ति चित्रण में किया जाता है। पुस्तक आवरण से इसका कोई संबंध नहीं है, धरातली चित्रण से इसका आंशिक संबंध है, लेकिन फ्रेस्को विधि का प्रयोग भित्ति चित्रण के लिए किया जाता है। इसको यूरोपीय प्रविधि भी कहा जाता है। फ्रेस्को विधि को यूरोपीय प्रविधि भी कहा जाता है। हाँ, सूखी भित्ति पर खनिज रंगों के घोल बनाकर चित्रण किया जाता है और उसी को फ्रेस्को विधि कहते हैं। और फ्रेस्को बुनो विधि क्या है, इसके भी विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक। तो फ्रेस्को विधि एक सूखी भित्ति होती है, एक सूखी भित्ति पर खनिज रंगों को घोलकर चित्र बनाया जाता है। ठीक। तो अगर प्रश्न पूछ लेगा कि फ्रेस्को विधि का संबंध है तो उसका उत्तर होगा सूखी भित्ति। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है एरिक न्यूटन ने। एरिक न्यूटन ने मीनिंग ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तक की रचना की है और इनका जन्म 28 अप्रैल एरिक न्यूटन का जन्म 28 अप्रैल 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। हाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रसोवयसह विचारधारा है। तो रसोवयसह विचारधारा यह संस्कृत का श्लोक है, तो इसका संबंध भारतीय से होगा। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हर्बर्ट रीड थे। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हर्बर्ट रीड थे। हर्बर्ट रीड का जन्म 4 दिसंबर हर्बर्ट रीड का जन्म 4 दिसंबर 1893 ईस्वी में यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि इनका जन्म यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट, कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है,
इसका भी चर्चा हम पिछले प्रश्नों में कर चुके हैं। कला सत्य की अनुकृति है, यह किसका कथन है? यह कथन प्लेटो का है। और कला अनुकरण है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। हाँ, कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, यह क्रोचे ने कहा था। कला एक अभिव्यक्ति है, यह रस्किन का कथन है। और कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, यह शैले का कथन है। तो इसको आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट, कला दमित भावनाओं का परिणाम है, किसने कहा है? कला दमित भावनाओं का परिणाम है, यह फ्रायड ने कहा था। नेक्स्ट, एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, तो इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। हाँ, एस्थेटिक्स शब्द का उत्पन्न यूनानी भाषा से हुआ है, और जिसका हिंदी रूपांतरण सौंदर्य शास्त्र होता है, जिसका हिंदी रूपांतरण सौंदर्य शास्त्र होता है। और सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन थे? बामगार्टन। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह किसने कहा है? तो कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह कथन हीगेल का है। हीगेल का है। ठीक। नेक्स्ट, आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। ठीक। नेक्स्ट, हीगेल के दर्शन से किसवाद का जन्म हुआ? तो हीगेल के दर्शन से मार्क्सवाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सुसेन लेंगर किस देश से संबंधित है? तो सुसेन लेंगर का संबंध अमेरिका से है, क्योंकि इनका जन्म 1895 में अमेरिका में हुआ था। और इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनके ग्रंथ का नाम या इनकी पुस्तक का नाम फिलॉसफी इन ए न्यू है। फिलॉसफी इन ए न्यू इनकी पुस्तक का नाम है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, किसने कहा जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा? किसने कहा कि जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है? फ्रायड। यह कथन फ्रायड का है। ठीक। सिगमंड फ्रायड या प्रायड, सिगमंड फ्रायड या प्रायड का संबंध या इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनकी एक और पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है, वह बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको कई बार पूछा भी गया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जिनका प्रकाशन इन्होंने 1900 ईस्वी में किया था। यह सिगमंड फ्रायड की पुस्तक है। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको हम मोजेज एंड मोनेथिज्म के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों पुस्तकों को भी नोट कर लीजिएगा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम और मोजेज एंड मोनेथिज्म, इन दोनों पुस्तकों की रचना सिगमंड फ्रायड ने की थी, और सिगमंड फ्रायड का संबंध ऑस्ट्रिया से है। नेक्स्ट, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो युद्ध और शांति पुस्तक का संबंध टॉलस्टॉय या टॉलस्टॉय
युद्ध और शांति नामक पुस्तक की रचना टॉल स्टॉय ने की थी। इनकी और एक पुस्तक है व्हाट इज आर्ट। व्हाट इज आर्ट, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज आर्ट पुस्तक की रचना किसने की थी। तो व्हाट इज आर्ट पुस्तक की रचना टॉल्स्टॉय ने की थी। नेक्स्ट, किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है। किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है। अरस्तु। ठीक। नेक्स्ट, किसने कहा सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है क्योंकि वह शिव है। किसने कहा सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है क्योंकि वह शिव है। अरस्तु। नेक्स्ट, किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया। किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया। कांट ने। हाँ, इमैनुअल कांट का जो समय था वह 1724 से 1804, इनका काल समय भी कहा जा सकता है। ठीक। यह एक जर्मन दर्शन शास्त्री थे। नेक्स्ट, किसके अनुसार सौंदर्य वास्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है। किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है। कांट। नेक्स्ट, किसके अनुसार किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है। किसके अनुसार किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है। तो यह अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट, किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा। इस पे भी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि ललित कलाओं को हीगेल ने 5 भागों में बांटा था, जिसमें से काव्य कला सबसे उच्च था और वास्तुकला सबसे निम्न कला था। नेक्स्ट, जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है। तो जर्मन दर्शन का अरस्तु हीगल को या हीगेल को कहा जाता है। नेक्स्ट, मन का वह भाग जिसमें मन की समस्त क्रियाएं मन का वह भाग जिसमें मन की समस्त क्रियाएं विचरण करती हैं क्या कहलाता है। तो उसको हम चेतन मन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक क्रोचे थे। नेक्स्ट, यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। तो यह कथन क्लाइव बेल का है। क्लाइव बेल का जन्म 16 सितंबर 1881 में हुआ था। यह एक ब्रिटिश कला समीक्षक थे और इनके अनुसार कला एक महत्वपूर्ण विधा है। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जिस पर मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की है। तो यह सौंदर्य शास्त्र का पहला पार्ट था और अब इसके दूसरे पार्ट पे के भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग लगातार इस चैनल से बने रहिए और अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या रूप से चर्चा की जाती है, उनका विश्लेषण भी किया जाता है और
उन प्रश्नों में से कितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद इसका नोट भी बनाइए, तभी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।